नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेपर और प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है बोर्ड पेपर जो 2025 में आया था। देखिए, इससे पहले भी मैंने 2025 का एक पेपर कराया था, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग 7 सेट बनते हैं हर स्टेट के लिए। तो ये यूपी बोर्ड का एक दूसरा सेट है जो 2025 में हुआ होगा कहीं पर किसी ज़िले में। तो 340 JU है ये। तो इस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट टाइम बचा हो पेपर का तो आप प्रैक्टिस सेट का यूज़ करिए, जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आप मान के चलिए कि अगर आप प्रैक्टिस सेट 10 से या 15 सॉल्व कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो इसे वीडियो को स्किप ना करें। देखिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन लगातार आ रहा है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी जो अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। और वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए, आज का पेपर है ये 340 JU। ठीक है, ये इसका संकेतांक है और 2025 का ही एक पेपर है ये। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट का क्या क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर क्यू आवेश रखा है, तो बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, गॉस के नियम अनुसार हमें पता है कि किसी बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, वो होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई, गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी जो पृष्ठ को घिरे हुए बंद पृष्ठ के अंदर की बात कर रहे हैं, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है? सवाल में पूछा गया है कि आवेश Q जो है खुले सिरे के ठीक केंद्र पर है, यानी सतह के आधे भाग के भीतर और आधे भाग के बाहर हो जाएगा, है ना? ये कंडीशन होगी। तो बेलनाकार सतह की मतलब कुल सतह से कितना विद्युत फ्लक्स होगा? तो आधा विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो फाई बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना है, ये होगा भाई। फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन ये खुली सतह के केंद्र पर है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो याद रखना है आपको ये। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्या हो सकती है? तो ऐसी सिचुएशन में भाई हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव कण है। ठीक है, और ये पूर्व दिशा में जा रहा था और इसे हमने ये किस दिशा में विक्षेपित हो गया? उत्तर दिशा में विक्षेपित हो गया। तो जो डायरेक्शन होगी इसकी, वो तल के लंबवत ऊपर की ओर हो सकती है। ये ध्यान रखना आपको। इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। तो किस डायरेक्शन में करेगा? वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करना प्रारंभ करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वितल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है कैपिटल R और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5। तो इसके लिए क्या होगा? तो F बराबर R/2, F बराबर R, F बराबर -R या F बराबर 2R। देखिए, अगर हमने 10th में थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है तो हम इसका आंसर ये लगा देंगे F बराबर R/2, जो कि होगा नहीं इसका ये। तो इसका फॉर्मूले से निकालेंगे हम कि हमें पता है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर n-1 1/R1 -1/R2 ये होता है। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 1.5। तो ये तो हो गया 1.5 -1 R1 की जगह 1/R। अच्छा, उत्तल लेंस में जो वक्रता त्रिज्याएँ होती हैं, पहली वाली पॉजिटिव होती है, प्रथम लेंस वाली R1, और दूसरी होती है नेगेटिव। तो एक नेगेटिव यहाँ ऑलरेडी है, तो 1/R प्लस 1/R ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, ज़रा देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/2 और इसे ऐड कर देंगे तो 2/R। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F बराबर कितना आएगा? R आएगा। तो ये हुआ सही आंसर। अब देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। तो F बराबर R कौन सा है? सेकंड वाला। तो सेकंड आंसर सही होगा। देखिए, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे एक एक नंबर के लिए, वो आपको कैलकुलेट करके ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव पूछा गया है, शिखर मान। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें? ये वैल्यू दे रखी है V की। देखिए,
हमारे पास फॉर्मूला होता है कि v बराबर, या VRMS लेते हैं, वर्ग माध्य मूलमान, तो ये होता है V0 अपॉन √2 ये होता है। और V0 जो होता है यहाँ पर शिखर मान होता है ना, तो इसकी क्या वैल्यू होंगी, तो फिर V0 का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो V0 बराबर हो जाएगा V√2, तो V की वैल्यू कितनी है 220 और इंटू √2, तो ये वैल्यू होगी। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू दे नहीं रखी है, अब यहाँ पर वैल्यू जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं 220 वोल्ट, 160 वोल्ट, 310 वोल्ट या 440 वोल्ट। तो अब हमें कैलकुलेट कर लेना है भाई, हम क्या करेंगे 220 और √2 की वैल्यू 1.41 ये रख लीजिए, या इससे यहाँ ले जाइए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 14.1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 की, 14 में ही कर दीजिए, 14 दूनी 28 और 28 दो 30, लगभग 310 वोल्ट। तो यहाँ देखो आंसर भी दे रखा है लगभग 310 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए एक और ऑप्शन दिया है इसने लगभग 160 वोल्ट, तो 160 वोल्ट कैसे आएगा, √2 का भाग देने के बाद। तो आपको याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है, जो शिखर मान होता है वो होता है V√2, है ना, या V बराबर होता है V0 अपॉन √2, तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना। अगर ये शिखर मान होता और V की वैल्यू पूछते तो √2 का हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता, ऑप्शन दे रखा है, बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है या शून्य हो जाती है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें पता है अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। जब निज अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है, और इस प्रकार के जब शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित कर देते हैं ना, कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, तो अर्धचालक बनेगा बाह्य अर्धचालक। अब बाह्य अर्धचालक भी मैंने आपको बताए हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। अब एन टाइप कब बनेगा, जब पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे जिसकी संयोजकता 5 हो तो एन टाइप अर्धचालक बनेगा। जब 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो पी टाइप अर्धचालक बनेगा, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अब स्टार्ट होता है खंड ख, खंड ब दे रखा है यहाँ पर, तो इसमें भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया एक एक नंबर के एक एक लाइन में ही लिखने हैं आपको। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, तो हमें पता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, तो केवल आप लिख देंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम मीटर, बात क्लियर हो गई, खत्म। तो इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धनात्मक जेड अक्ष में रखे गए लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा, ये 10 है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतने सेंटीमीटर पर ज्ञात करना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है लंबे सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये होता है B बराबर μ0/2π इंटू आई अपॉन आर। तो आई की इसकी वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻⁷, आई की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, दशमलव हटाइए एक जीरो और बढ़ा लीजिए, तो 2 जीरो से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई B इक्वल टू हमारे पास कितना बना, B बराबर 2 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई में 100 था, है ना, और उसकी वैल्यू मतलब 10⁻², तो कितनी बची 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला, इतना बनेगा। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गए क्वेश्चन। तो लेंज का नियम लिखिए। देखिए कल मैंने आपको पूरा चैप्टर की वीडियो डाली है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको सुझाव देता हूँ पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो लेंज का नियम आए, फैराडे के नियम आए, इस नियम से ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर जाके देखिए। देखिए 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में, लेंज का नियम है, फैराडे के नियम है, स्वयं प्रेरण है और अन्योन्य प्रेरण है, ये 4 चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ के जानी है, ठीक है। और इसके अलावा जो उसमें पढ़ना है वो है चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए, बहुत ही 20 या 30 मिनट की वीडियो है, 30 मिनट की सारी वीडियो है वो, और उस वीडियो से आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उसके लिए मैं अगली एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप ये मान के चलिए जब तक आपका पेपर आएगा उससे पहले हम सारी तैयारी कर चुके होंगे टोटल फिजिक्स की, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक भी करते चलें। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखिए इससे पिछले जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें क्रांतिक कोण पूछा गया था, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा गया है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखिए आप क्रांतिक कोण क्या था, तो क्रांतिक कोण के बारे में हमने पढ़ा था कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन समकोण के बराबर हो जाए, यही तो पढ़ा था हमने। तो अब उसे और बढ़ा देंगे कि जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है तो वह विरल माध्यम में अपवर्तित ना होकर वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है,
यह क्रिया कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको दोनों ही याद रखनी है, क्रांतिक कोण की भी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी। दोनों ही कंडीशन सघन माध्यम के लिए ही है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, तो वह विरल माध्यम में अपवर्तित ना होकर वापस उसी माध्यम में यानी सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना, ये दोनों डेफिनेशन आपको जरूर याद करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। तो ये भी मैंने आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया, कार्यफलन क्या होता है। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला पूरे चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में जाकर आप देख सकते हैं डेफिनेशन है। ये कार्यफलन है, देहली आवर्ती, देहली तरंग दैर्घ्य और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, और इसके बाद क्या है, इसके बाद था उसमें दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, इसका सूत्र या दे ब्रोगली संबंध। तो इतनी 4-5 चीज़ें पढ़नी है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। आप अब तक देखिए 5 चैप्टर कराए हैं, सॉरी 5 प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं, तो पाँचों में आप ये मानिए कि उस चैप्टर से 5 नंबर का आने वाला है। तो उस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करिए। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, एक अकेला यूनिट है वो, या द्रव्य या विकिरण की द्वैत प्रकृति, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक है, तो कार्यफलन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर आने में किया गया कार्य, केवल इतना याद रखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में इलेक्ट्रॉन का पृष्ठ से बाहर आने में किया गया कार्य कार्यफलन कहलाता है। W से डिनोट करते हैं, और W बराबर होता है h/μ0, या 𝛎0 होती है देहली आवर्ती। ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं W बराबर hc/λ0। ठीक है, अगर डेफिनेशन देखनी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक प्लांक नियतांक और तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के पदों में लिखिए। तो हमें पता है क्या होता है फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक। देखिए फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h/ν, है ना। तो अब फोटोन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला पूछा है उसने प्लांक नियतांक और तरंग दैर्घ्य के पदों में, तो hc/λ ये होता है। ठीक है, तो E बराबर होता है hc/λ। तो ये आपको याद रखना है। अगर आवर्ती के पदों में पूछे तो E बराबर h/ν, और इसके पदों में पूछे तो E बराबर hc/λ। ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। देखिए एक एक नंबर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, ये मान के चलिए पेपर बहुत ईजी था ये। ठीक है, इसे आसानी से कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त परिपथ आरेख खींचकर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। चलिए देखिए किरचॉफ के नियम देख लेते हैं। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम होता है संधि का नियम। तो सबसे पहली बात, दिष्ट धारा परिपथ के लिए ही वैलिड है किरचॉफ के नियम, यानी इसे हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यूज नहीं कर सकते हैं, ना वहाँ लिख सकते हैं। तो किरचॉफ के नियम कहाँ लिख सकते हैं, केवल दिष्ट धारा परिपथ में। तो प्रथम नियम क्या होता है, देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम है संधि का नियम। संधि का नियम क्या कहता है कि किसी दिष्ट धारा परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी सरल परिपथ वाली चैप्टर की, उसमें मैंने पूरा चैप्टर विस्तार से समझाया है थ्योरी, और एक चैप्टर में मैंने एक वीडियो में न्यूमेरिकल कराए हैं सारे, तो आपको वो वीडियो देख लेनी है। इस चैप्टर से भी जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो प्रथम नियम हो गया संधि का नियम। ये चित्र आप बना देंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। और यह जो नियम होता है ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो ये इसका फिगर बना देंगे। तो मान लीजिए यदि संधि O की ओर आने वाली धाराएं हैं I1 व I2 तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं I3, I4 व I5, तो संधि के नियम से I1 + I2 मतलब जो संधि की ओर आ रही हैं उन्हें पॉजिटिव लेंगे, जो संधि से दूर जा रही हैं उन्हें नेगेटिव लेंगे और बराबर कर देंगे। तो अब इसमें क्या कंडीशन बनी कि संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं, मतलब जो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं वो धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। धनात्मक जोड़ लेंगे, यहाँ पर धनात्मक लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर धनात्मक। ठीक है, उसके बाद यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, ये इम्पोर्टेंट है। इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। जो नियम है इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। अब सेकंड नियम क्या है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में बहने वाले या उस पास में लगे समस्त वैद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि समेसन E बराबर होगा समेसन IR के। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण को नियम को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। ये बातें आप इतना इस
क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रिज्म के लिए किसी प्रिज्म के लिए आई डेल्टा वक्र खींचिए तथा वक्र में न्यूनतम विचलन कोण दर्शाना है। देखिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारे वक्र आपको मैं बताऊँगा कैसे खींचे जाएंगे और कैसे कोई चीज़ दर्शानी है उसमें। ठीक है, तो इसे उसमें देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। तो नाभिकीय संलयन हमने बहुत बार पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है कि जब दो छोटे नाभिक संयुक्त होकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो यह क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाना भी है। मान लीजिए 2 ड्यूटेरियम को जोड़ दीजिए, 2 ड्यूटेरियम 1s2 और बना दीजिए इसे मिला के एक ट्राइटियम। क्या बनेगा? एक ट्राइटियम बना दीजिए। तो 1h3 और प्लस ऊर्जा कुछ। तो ये होगी नाभिकीय संलयन का एक एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का है, ये परिपथ दिया हुआ है, इसमें बैटरी से धारा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, संधि डायोड का एक चैप्टर, पूरा चैप्टर उसमें एक वीडियो आएगी। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड होगी। और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट में सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसमें वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आपके 8 या 7 नंबर कंप्लीट हो सकें। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉस का नियम लिखिए और एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए मैंने गॉस की मैं पूरी पढ़ा चुका हूँ, मैं 2 वीडियो डाली हैं उसकी, एक न्यूमेरिकल्स की और थ्योरी की, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। जैसे गॉस का नियम क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलिए इस डेरिवेशन को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको कंप्लीट कराई है। एक अनंत लंबाई का तार लेंगे, उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा, लैम्डा बराबर Q/L। तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L। तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लेंगे जहाँ पर E वेक्टर व DA वेक्टर का बीच कोण थीटा है। तो यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा d phi E बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? EDA cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू 1 मान लेंगे तो d phi E बराबर EDA, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण लेंगे तो phi E बराबर EDA हो जाएगा। समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, E बाहर कर दीजिए। देखिए उसको मैंने विस्तार में समझाया है आपको, जितना भी आपको समझाना चाहिए गॉस की प्रमेय वाले जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 2πRL होती है, सपाट पृष्ठों के लिए 0 हो जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 2 इक्वेशन बना लेंगे, phi E बराबर Q/ε0 लगा के, और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी λ/2πr और इंटू ε0, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसे आप जाके देख सकते हैं वीडियो में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक परिपथ दिया है और इसमें 2 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं और संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें 2 वोल्ट दिया है और एक ही लाइन में संधारित्र और प्रतिरोध लगे हैं। तो आपको क्या करना है, हमें ये पता है कि जो दिष्ट धारा परिपथ है, पहली बात तो दिष्ट धारा क्योंकि बैटरी लगा रखी है, डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, कला नहीं है इसमें। तो दिष्ट धारा परिपथ की यदि और लगा देंगे, यदि दिष्ट धारा परिपथ की किसी लाइन में, कोई भी लाइन हो, किसी लाइन में प्रतिरोध व संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हों, ये आप लिख लेंगे ठीक से अच्छे से, श्रेणी क्रम में लगे हों, तो उस लाइन में धारा कभी कभी प्रवाहित होती है, यानी इसे हम नगण्य मान लेंगे, खत्म मान लेंगे। तो ये 8 ओम और 2 ओम आ जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा जब दोनों श्रेणी क्रम में होंगे? 8 + 2। पहले वो लाइन लिखनी पड़ेगी कि दिष्ट धारा परिपथ में या दिष्ट धारा परिपथ की किसी लाइन में यदि संधारित्र और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हों तो उस लाइन में दिष्ट धारा कभी कभी प्रवाहित होती है। तो इस श्रेणी क्रम में होगे तो R बराबर हो गया 10 ओम, तो I बराबर कितनी हो जाएगी? E/R। अब E की वैल्यू कितनी है? 2 और बटे 10, तो 1/5 एम्पियर आई। अब ये दोनों हो गए क्योंकि श्रेणी क्रम में उसने धारा ही पूछी है बस केवल, तो धारा पूछी है तो दोनों में धारा 1/5 ही आने वाली है। तो ये तो होगी धारा इसकी 1/5 एम्पियर। अब लेकिन क्या करना है, अब इसने पूछा संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश पूछा ना, तो यहाँ तक विभवांतर निकाल लीजिए। कहाँ तक? इस लाइन तक। तो इस लाइन तक विभवांतर कितना हो जाएगा? तो विभवांतर निकालिए कि V बराबर IR हो गया ना। तो I कितना? I तो I 1/5 और R कितनी है? 2, तो कितना हो गया? 2/5 वोल्ट। ठीक है, अब क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो हमें पता है आवेश कैसे निकालते हैं हम, Q बराबर CV। C की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 और इसकी वैल्यू कितनी है? 2/5। तो 5 से 2 बार 2 टाइम चला जाएगा तो कितना बचा? 4 और × 10⁻⁻6 कूलाम या 4 माइक्रो कूलाम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है आपके 3 नंबर के लिए, आप कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए ये भी डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र का पूरा हमने डेरिवेशन डाली है। देखिए सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए या मेरा वो शॉर्ट देखिए जिसमें मैंने चैप्टर वाइज डाला है कि किस वीडियो से क्या मतलब किस चैप्टर से क्या आने वाला है। और उसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे फर्स्ट फिजिक्स में आपको गॉस थ्योरम से 4 डेरिवेशन तैयार करके जानी है, ऐसे ही 7वें चैप्टर से आपको तैयार करके जानी है। भाई ये दूसरे से, ये 7वें से, यहाँ से डेरिवेशन आपको कन्फर्म ही आने वाली है पेपर में, ठीक है। गॉस की थ्योरम से भी आपको मिलेगी और ये जो चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से भी आपको एक डेरिवेशन आने वाली है। अब तक 5 प्रैक्टिस सेट किए हैं, शायद ही कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट होगा जहाँ से इन दोनों से डेरिवेशन ना आई हो, ठीक है। तो पास होने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन डेरिवेशनों को तैयार करके जाएं अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित है, तो अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला का है। तो वलय तथा अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ये चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही है, तो इसके न्यूमेरिकल में मैं डालूंगा वैसे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए क्या करना है, ये लंबाई दे रखी है, तो एल तो होगी 1 मीटर, ठीक है, लंबाई मिल गई 1 मीटर हमें। उसके बाद 400 रेडियन पर सेकेंड की आवृत्ति होगी, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 400 रेडियन पर सेकेंड, ये कोणीय वेग होता है 400 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र है 0.5 टेस्ला, ये 3 चीज़ दे रखी हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला जो होता है प्रेरित विद्युत भाग बल का इस सिचुएशन के लिए कितना हो जाएगा, E बराबर 1/2 BL² ओमेगा। अब B की वैल्यू कितनी है 0.5, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 1, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400। अब L की वैल्यू 2 बार करेंगे, एक का वर्ग कितना भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करने वाले हैं, इसका आधा हो जाएगा, ये 400 में 0.200 हो गया, 200/2 कर दीजिए तो कितना हो गया 100 वोल्ट हो गया, तो 100 वोल्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, फॉर्मूला याद रखना है 1/2 BL² ओमेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है, पहचान कैसे करेंगे कि ये वैल्यू लगानी है, तो आपको केवल ये वैल्यू देखनी है, रेडियन पर सेकंड दिया है या नहीं दिया है। अगर ये नहीं दिया है तो फिर आप इसे नहीं लगाएं, फिर कोई और ही लगाइएगा, ठीक है, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आवृत्ति दे रखी है तो पहले ओमेगा 2πf से निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए अगर आपको नहीं पता होगा, जैसे आप डेरिवेशन तैयार करके गए और आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, तो आप क्वेश्चन आता हुआ भी छोड़ कर आ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब तक हमने पढ़ा है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, तो वो फॉर्म डेरिवेशन तो हमें पता है, ये डेरिवेशन मैं करा भी चुका हूँ और आपने तैयार भी की होगी, लेकिन इसे लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। तो देख लीजिए कौन सी है वो डेरिवेशन। देखिए ये वाली डेरिवेशन है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है, यही है लेंस मेकर का सूत्र। तो डेरिवेशन करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें वैल्यू ये दे रखी है पतले लेंस की वैल्यू, पहले हम फिगर बनाएंगे, ये मैंने डेरिवेशन आपको विस्तार से समझाई है, ठीक है। तो आप इन्हें जाके देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से एक डेरिवेशन आपको आने ही वाला है, तो इसे आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मान लेंगे कि पतला लेंस है जिसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं R1/R2 हैं, एक पारदर्शी माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक N1 है। तो लेंस के पदार्थ का बाह्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है N2। फिर उसके बाद मान लेंगे, माना लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर रखी है, जिसका प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनता है। तो ये लिख लेंगे आप, मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि ये वाली डेरिवेशन है जो आपको इसमें पूछी गई है, और ये डेरिवेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। डेरिवेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं सारी डेरिवेशन। मैंने 5 डेरिवेशन आपको प्रकाश वाली समझाई हैं, आप उन दोनों सभी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उपयुक्त आरेख की सहायता से चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये भी देख लेते हैं। देखिए त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वृत्त के केंद्र की ओर त्रिज्या की तरफ फैली हों, वो होता है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए एक वृत्त है ये वाला, और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऐसे फैली हुई होती हैं इसकी त्रिज्या की तरह, तो वो कहलाता है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देखते हैं आगे। इसके बाद है चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत कि जब धारा वहन करने वाली कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लागू लगता है टो बराबर NIAB। ये सब वैल्यू दे रखी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर नंबर 9 में है, आ सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन कभी कभी जब पेपर थोड़ा हार्ड बनाना हो तो ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद इसमें पूछा गया कि सुग्राहिता कैसे कैसे बढ़ाएंगे। तो कुंडलियों की संख्या बढ़ा लीजिए, कुंडली के क्षेत्रफल बढ़ा लीजिए, प्रबल चुंबकीय का उपयोग करके और स्प्रिंग का बल आघूर्ण स्थिरांक कम करके, इस प्रकार हम सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए, इसके बाद पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना है, आवृत्ति इतने हर्ट्ज है, 2 चक्रों का धारा समय ग्राफ दर्शाइए, धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ये टी पूछा है और इसमें IRMS की वैल्यू पूछी है। देखिए, IRMS की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। IRMS बराबर होगी I0/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी है 14.14/√2, तो ये 10 टाइम जाएगा, ये वैल्यू आई 10। ठीक है, आवृत्ति इसकी दे रखी है, तो आवृत्ति से आवर्तकाल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू होती है टी बराबर कितना 2π/ω, तो कितना हो जाएगा 2π/ω, ये होता है टी बराबर, और ओमेगा बराबर होता है 1/f कर दीजिए ना सीधा सीधा, तो टी बराबर 1/f, तो 1/15, तो इतना समय लगेगा उसे शिखर मान को प्राप्त करने में, या 0.02 सेकेंड, इतने समय में वो धारा शिखर मान प्राप्त कर लेगी। रही बात ग्राफ की, तो मैं आपसे कह चुका हूँ कि एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा ग्राफ के लिए, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर क्वेश्चन दिया है अथवा में इसके, एक विषमतल विद्युत चुंबकीय तरंग है और आयाम दिया है E0 150 न्यूटन पर गुलाम, आवृत्ति है इतनी, तो ज्ञात करना है एक तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0, कोणीय आवृत्ति ओमेगा और तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो B0 का फॉर्मूला बहुत आसान है, B0 बराबर होता है E0/c। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, इसे तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू तो निकल गई। कोणीय आवृत्ति निकालनी है, तो कोणीय आवृत्ति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, ओमेगा न्यू दे रखी है, तो ओमेगा बराबर 2π न्यू, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य पूछी है, तो न्यू बराबर होता C/λ, तो लैम्डा बराबर C/न्यू। तो ये वैल्यू 3 फॉर्मूले लगाने हैं भाई। B0 बराबर हो गया E0/c, ओमेगा बराबर 2π न्यू और लैम्डा बराबर C/न्यू। इसे लगा के आप तीनों वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या दिया, विस्थापन धारा पढ़ा चुका हूँ मैं आपको बहुत बार, तो इसे आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 ε0 E² होता है। देखिए, 5 नंबर में थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। U बराबर होता है ½ CB², ये मैं सिद्ध करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं विद्युत धारिता वाले चैप्टर में जाके। उसके बाद घनत्व निकालना है, तो घनत्व कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका भाई, C बराबर होगा K/ε0/d। तो घनत्व निकालेंगे U बराबर U/AB, आयतन ये होता है, ये तो होता है। अब इसकी वैल्यू करनी AL कर लीजिए, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो कैसे रखेंगे भाई, U बराबर C की वैल्यू रखिए इसमें भाई, U बराबर होता है 1/2, C की जगह रख दीजिए K/ε0/d और इंटू V², D की नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, D की ऊपर कर दीजिए, तो V² तो ये है ही यहाँ, और इंटू D हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनी 1/2, नीचे इसे क्या लिख सकते हैं K, और दूसरी चीज़ क्या बची है भाई, KA बचा है, ε0 बचा है, इसे V²/d² कर सकते हैं, और V/d² किसके बराबर होता है E के, तो E² के बराबर हो जाएगा ना। अब A और D और बच रही है इसके साथ, ये वाली ये D और लगा दीजिए यहाँ, तो AD हो गया आयतन, और बटे में आयतन करके निकाल देंगे। तो वैल्यू कितनी बची भाई, इससे आगे देखिए पहले, तो ये बचेगा कि U बराबर 1/2 K/ε0 E², और इंटू बच गया, ये क्या बचा A इंटू D, और हमें क्या निकालना घनत्व, तो घनत्व बराबर U/AD हो गया ना। अब इसका भाग दे देंगे, तो 1/2 और K/ε0 E², निर्वात के लिए K बराबर 1 कर दो, हो गया सिद्ध कि ये ऊर्जा घनत्व होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, प्रदर्शित कीजिए फैराड/मीटर कूलम²/न्यूटन/मीटर², ये किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो ये तो ε0 का मात्रक, ये सिद्ध करना है, और ये न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसे कर सकते हैं, दोनों श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। और फिर Q निकालेंगे, Q बराबर CV से, और फिर विभवांतर निकाल लेंगे V बराबर Q/c से। ठीक है, 5 नंबर का है, कर सकते हैं। और ये जो सिद्ध करने के लिए दिया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे। ठीक है, जो भी आप कर सकते हैं उसे दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगाग्री की परिभाषा दीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये भी डेरिवेशन में आपको करा चुका हूँ, हाइगेंस वाली जो वेव ऑप्टिक्स कराई थी, उसमें सारा कुछ कराया है, तरंगाग्र से लेकर परावर्तन अपवर्तन सबकी व्याख्या कराई है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख के
और इन्हें भी तैयार कर सकते हैं। देखिए अब बर्तन या परावर्तन में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, आप इन दोनों को तैयार करके जाएँ अच्छे से। और इन वीडियो को मैंने इन डेरिवेशन को मैंने काफ़ी शॉर्ट में आपको बताया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप इसे सॉल्व ना कर पाएँ। तो जाकर वीडियो देखिए और समझिए, ठीक है। हथवा में क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अवधारणाएं लिखिए, सिद्ध कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए ये भी हम करा चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बोहर की अवधारणाएं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, 1913 में प्रस्तुत किया था। इसकी फर्स्ट कंडीशन यही लिखना है, वही बोहर की अवधारणा यही है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। प्रत्येक स्थायी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आरोपित होने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह दोनों क्या दे रखे, दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर का ऊर्जा का अवशोषण करता है। यदि उच्च से निम्न स्तर में आता है तो वह उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है। यही करना है आपको। इसके अलावा इसे भी देख सकते हैं, हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ये भी मैं आपको करा ही चुका हूँ, तो ये डेरिवेशन भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, देख लेते हैं। ये है बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या जो हमें सिद्ध करनी है, Rn अनुक्रमानुपाती होगी n² के। तो ये डेरिवेशन भी हो चुकी है परमाणु एवं नाभिक वाली वीडियो में, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए मैंने जितनी भी सारी वीडियो कराई हैं, ये मान के चलिए उससे कोई पेपर सारी वीडियो से ही पेपर आया है, तो आप उन सारी वीडियो को भी देख लेंगे तो आप आसानी से पास नहीं अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो आप उन सभी वीडियो को देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे वो मेरी वीडियो से आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए ये चैप्टर है संधि डायोड, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरे चैप्टर को विस्तार से समझाने वाला हूँ। इसको आप ज़रूर देखें, इस चैप्टर से लगभग 8 नंबर आएंगे, 8 या 9 नंबर के पेपर आएगा ये, मतलब पेपर में 8 या 9 नंबर का चैप्टर आने वाला है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, अवॉइड या स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ ये पेपर 2025 का, और जितना भी अच्छा सॉल्यूशन कर सकते थे वो हमने किया है। आप भी इसे सॉल्व करें बैठकर, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं। जो नहीं हो उन्हें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।